आगे पढ़ते हैं सर। हमारे पास लीज कॉन्ट्रैक्ट के डेफिनेशन में चार इंपॉर्टेंट टर्म्स थी। नंबर वन, व्हाट इज आइडेंटिफाइड एसेट। नंबर टू, व्हाट इज इट मेंट बाय राइट टू यूज। नंबर थ्री, व्हाट इज लीज टर्म। एंड नंबर फोर, व्हाट इज लीज पेमेंट्स। लीज टर्म को तो हमने समझ लिया कि लीज टर्म में तीन चीजें आएंगी। नंबर वन, नॉन कैंसिलेबल पीरियड ऑफ लीज। नंबर टू, पीरियड कवर्ड बाय एक्सटेंशन ऑप्शन इफ lessee is reasonably certain that it will exercise the option. And number three, period covered by termination option if lessee is reasonably certain that it will not exercise the option. दूसरा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है हमारे पास लीज पेमेंट्स। अब लीज पेमेंट का ये अकाउंटिंग जार्गन, इसकी डेफिनेशन भी थोड़ी टेक्निकल है, लेकिन सिंपल सी डेफिनेशन है, सिंपल सा कॉन्सेप्ट छुपा हुआ है यहाँ पे। वो सारी पेमेंट्स जो अंडर द लीज कॉन्ट्रैक्ट लेसी लेसोर को पे करता है, वो सारी पेमेंट्स जो अंडर द लीज कॉन्ट्रैक्ट लेसी लेसोर को पे करता है, उन सारी पेमेंट्स को हम लीज पेमेंट्स का नाम देंगे। वो सारी पेमेंट्स जो अंडर द लीज कॉन्ट्रैक्ट लेसी लेसोर को पे करे या लेसोर लेसी से रिकवर करे, उन सारी पेमेंट्स को हम लीज पेमेंट्स का नाम दे रहे होंगे। सर डेफिनेशन को रीड किए बगैर अगर हम थोड़ा जनरली सोचे कि एक लीज कॉन्ट्रैक्ट में कौन कौन सी पेमेंट्स हो सकती हैं। एक लीज कॉन्ट्रैक्ट में लेसी लेसोर को क्या पे करता है, लेसोर लेसी से क्या पे रिकवर करता है? सर रेंटल्स। मोस्ट कॉमन पेमेंट तो कौन सी होगी? रेंटल। और इसके अलावा सर एडवांस या डाउन पेमेंट कह सकते हैं हम उसको। इसके अलावा सर इंटरेस्ट की पेमेंट हो सकती है। इंटरेस्ट की पेमेंट को मैं सेपरेटली काउंट नहीं कर रहा क्योंकि रेंटल्स में आप इंटरेस्ट और प्रिंसिपल रिपेमेंट दोनों कर रहे होते हो। तो रेंटल्स बड़ा कॉमन है, डाउन पेमेंट बड़ा कॉमन है। एक और पेमेंट है जो कि बड़ी कॉमन होती है, सॉरी उसे क्या नाम देते हैं? रेजिडल वैल्यू। ये तीन पेमेंट्स ऐसी जो कि बड़ी प्रैक्टिकल है, बड़ी कॉमन है, आपको जनरली हर जगह पे मिल ही जाएगी। कि डाउन पेमेंट्स बड़ा कॉमन है, रेंटल कॉमन है, और रेजिडल वैल्यू कि जब लीज मिच्योर होगी या टर्मिनेट होगी तो एट द टाइम ऑफ मिच्योरिटी, एट द टाइम ऑफ टर्मिनेशन भी कुछ ना कुछ पेमेंट्स करनी पड़ती है। यहाँ पे यही सारी बातें लिखी है लेकिन थोड़ा टेक्निकल टर्म में लिखा। मैं रीड करता हूं। व्हाट इज लीज पेमेंट? कहता है पेमेंट मेड बाय द लेसी टू अ लेसोर for the right to use of an underlying asset during the lease term. It includes the following. Number one, fixed payments, including in substance fixed payments, less any lease incentives. एक लीज कॉन्ट्रैक्ट में लेसी लेसोर को जो फिक्स पेमेंट्स करता है, जो कि इन सब्सटेंस फिक्स पेमेंट्स हैं, ये फिक्स पेमेंट्स आपकी लीज पेमेंट्स कंसिडर की जाएगी। लेस एनी लीज इंसेंटिव। सर लेस एनी लीज इंसेंटिव क्या है? फॉर एग्जाम्पल, भाई मैंने एक जगह किराए पे ली, 5 लाख रुपए का किराया है, और 5 लाख रुपए का किराया मुझे मंथली बेसिस पे पे करना है। मैंने लैंडलॉर्ड से कहा कि मैं आपकी जगह 5 लाख रुपए पर मंथ रेंट पे ले रहा हूँ, लेकिन मेरे जो कैंपस है ना वो साल में सिर्फ 10 महीने चलता है, 2 महीने तो बच्चों की छुट्टियां होती है, तो मुझे काइंडली इन 2 महीनों में थोड़ा कंसेशन दे दे। मैंने लैंडलॉर्ड से कहा कि भाई फैब के महीने में और जो है अगस्त के महीने में क्लासेस खत्म हो जाती है कैफ की, तो कैंपस की यूटिलाइजेशन ही नहीं होगी, तो मेरे लिए बड़ा बर्डन हो जाएगा कि मुझे 5 लाख का रेंट पे करना पड़ जाए। तो लैंडलॉर्ड ने मुझे कहा कि चले ठीक है, आप 10 महीने 5 लाख रुपए का किराया दे दीजिएगा, और इन 2 महीनों में आप मुझे 3.5 लाख रुपए का किराया दे देगा। 1.5 लाख रुपए का उसने मुझे कंसेशन दे दिया। तो ये जो लैंडलॉर्ड की तरफ से, लेसोर की तरफ से मुझे कंसेशन मिला, इसको मैं सिंपली क्या कह सकता हूँ? उसको मैं सिंपली लीज इंसेंटिव्स का नाम दे सकता हूं। तो यहां लिखा है फिक्स पेमेंट्स इंक्लूडिंग इन सब्सटेंस फिक्स पेमेंट्स। तो इसको एक चीज समझिएगा। देखिए फॉर एग्जाम्पल कि मैंने एक लीज एग्रीमेंट किया, मैंने किसी भी चीज का, किसी भी जगह का एक लीज एग्रीमेंट किया, और लीज एग्रीमेंट है हमारा 5 years का। अच्छा, हमारा इस एग्रीमेंट में रेंटल एग्री हुआ है, लेट से 1 लाख पर मंथ, और डिसाइड हुआ है कि एनुअल इंक्रीमेंट होगा 10%। क्या मतलब सर? मैंने 5 साल के लिए जगह किराए पे ली, 1 लाख रुपए का मंथली रेंटल है, और हर साल किराया 10% से बढ़ जाएगा।
यानी पहले साल शुरू के 12 महीने 1 लाख रुपए का किराया, अगले साल दूसरे साल में 1,10,000 रुपए का किराया, फिर तीसरे साल में 1,10,000 को 10% से बढ़ाओगे तो ये 1,21,000 के करीब बनेगा। अगर अरेंजमेंट ये है कि लाख रुपए का रेंटल है 5 सालों के लिए और हर साल किराया 10% से बढ़ेगा, तो क्या ये फिक्स रेंटल है या ये वेरिएबल रेंटल है? क्या ये फिक्स रेंटल कहलाया जाएगा या ये वेरिएबल रेंटल कहलाया जाएगा? सर ये फिक्स रेंटल ही कहलाया जाएगा। क्यों सर? क्योंकि आपको मालूम है ना कि यार ईयर 1 में लाख रुपए पे करना है, ईयर 2 में 1,10,000 पे करना है, ईयर 3 में 1,21,000 पे करना है, ईयर 4 में फिर अकॉर्डिंगली वो इंक्रीज होता जाएगा। तो ऑल्दो के किराया चेंज हो रहा है, लेकिन डे 1 से मालूम है ना कि यार इतना किराया देना पड़ेगा, तो इसे मैं वेरिएबल रेंटल्स नहीं कहूंगा, इसे मैं फिक्स रेंटल्स ही कह रहा हूंगा। तो सर वेरिएबल रेंटल क्या होता है उसे भी बताता हूं। तो पहला तो हमारे पास लीज पेमेंट का कंपोनेंट था फिक्स पेमेंट्स इंक्लूडिंग इन सब्सटेंस फिक्स पेमेंट्स लेस एनी लीज इंसेंटिव्स। दूसरा आ रहा है हमारे पास वेरिएबल लीज पेमेंट्स डिपेंडेंट ऑन इंडेक्स और रेट। वेरिएबल लीज पेमेंट्स डिपेंडेंट ऑन इंडेक्स और रेट। अब ये वेरिएबल लीज पेमेंट है, लेकिन क्या है मैं एक्सप्लेन करता हूं। सर ऐसी पेमेंट्स जो कि वेरिएबल तो है, लेकिन ये वेरिएबल भी किस चीज पे है? सर ये वेरिएबल है किसी इंडेक्स या रेट पे। फॉर एग्जाम्पल कि सेम अरेंजमेंट है, मैंने एक जगह लीज पे ली, मेरे और मालिक मकान के दरमियान 5 साल का लीज है, हमारा रेंटल डिसाइड हुआ 1 लाख पर मंथ, और एनुअल इंक्रीमेंट होगा एज पर इन्फ्लेशन इन पाकिस्तान। यानी पहले साल 12 महीने लाख रुपए का किराया होगा, पहले साल के आखिर में हम देखेंगे कि इस महीने महंगाई क्या रही, किराया अगले साल उतना बढ़ा देंगे। दूसरे साल देखेंगे अब महंगाई क्या है, तीसरे साल के लिए किराया बढ़ा देंगे। यानी कि ये एक ऐसा किराया है जो कि किसी रेट पे डिपेंडेंट है। कौन से रेट पे डिपेंडेंट है? सर इन्फ्लेशन रेट पे डिपेंडेंट है। अब ये जो किराया है, इस किराए को आप वेरिएबल रेंटल्स कह सकते हैं। सर सीपीआई समझते हैं? सीपीआई क्या चीज है? कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स कह लें या इन्फ्लेशन कह लें, ये दोनों एक ही चीज को मॉनिटर करने की डिफरेंट तरीके कार है कि आप किसी भी माशरे में किसी भी इकोनॉमी में इन्फ्लेशन को या लोगों की परचेसिंग पावर को मेजर करने के लिए या तो इन्फ्लेशन का लफ्ज इस्तेमाल करते हो या कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स का लफ्ज इस्तेमाल करते हो। तो अगर आपका रेंटल ऐसा है जो कि इन्फ्लेशन रेट पे या कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स पे डिपेंडेंट है, कंटिजेंट है, लिंक्ड है, इस तरह के रेंटल्स को आप वेरिएबल लीज पेमेंट्स कह रहे होंगे। एक और तरह का किराया भी आपको देखने में मिलेगा। फॉर एग्जाम्पल मैंने एक लीज एग्रीमेंट किया आईक्यू के लिए, ठीक है, और 5 साल का अरेंजमेंट है। सर हमने डिसाइड ये कर लिया कि जो रेंटल्स है वो 5 लाख तो होंगे ही होंगे, 5 लाख का रेंटल तो होगा ही होगा। और हमने डिसाइड ये कर लिया कि अगर नंबर ऑफ स्टूडेंट्स 1,000 से कम है तो कोई एडिशनल अमाउंट नहीं है, लेकिन अगर नंबर ऑफ स्टूडेंट्स 1,000 से ज्यादा होंगे तो 2 लाख रुपए का एडिशनल अमाउंट भी होगा। यानी 5 साल के लिए मैंने जगह किराए पे ली, 5 लाख रुपए का रेंटल है। जिस साल नंबर ऑफ स्टूडेंट 1,000 या 1,000 से कम होंगे तो कोई एडिशनल किराया नहीं होगा, लेकिन जिस साल नंबर ऑफ स्टूडेंट 1,000 से बढ़ गए तो फिर मुझे 5 लाख के ओवर एंड अबव 2 लाख रुपए एडिशनल पे करने पड़ जाएंगे। इसको भी मैं कह सकता हूं कि ये वेरिएबल पेमेंट्स ही हैं, लेकिन इसके लिए प्रॉपर टर्म इस्तेमाल की गई है
कंटिंजेंट अमाउंट या कंटिंजेंट रेंट। सर थोड़ा सा हमें समझना है कि आपकी पेमेंट्स अगर आपकी पेमेंट्स डिपेंडेंट है किसी इंडेक्स या रेट पे। इंडेक्स या रेट क्या हो सकता है सर? इन्फ्लेशन हो सकता है या सीपीआई हो सकता है। तो वो पेमेंट जो कि इन्फ्लेशन पे या कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स पे डिपेंडेंट है, इसे आप वेरिएबल लीज पेमेंट्स का नाम देंगे। लेकिन अगर आपकी पेमेंट डिपेंडेंट है ऑन एनीथिंग, अगर आपकी पेमेंट डिपेंडेंट है किसी भी चीज पे अदर देन इंडेक्स या रेट, तो फिर इसे आप कंटिंजेंट रेंट कहोगे। ये कंटिंजेंट रेंट लीज पेमेंट का पार्ट कंसिडर नहीं होगी। अगर आपकी पेमेंट्स ऐसी है जो कि डिपेंडेंट है किसी इन्फ्लेशन रेट पे, किसी इंडेक्स के ऊपर, कंज्यूमर प्राइस के इंडेक्स के ऊपर, तो ये वेरिएबल लीज पेमेंट्स है, इसे हम IFRS 16 में लीज पेमेंट्स का पार्ट बनाएंगे। लेकिन अगर कोई पेमेंट्स ऐसी है जो कि डिपेंडेंट है, कंटेंजेंट है किसी और इवेंट पे, फॉर एग्जाम्पल कि मैं कोई स्टेडियम रेंट पे लेता हूं और मैंने एक रेंट डिसाइड कर लिया, और मैंने उससे ये डिसाइड कर लिया कि साल में इतने दिन बारिश हुई तो ये किराया होगा और साल में इतने दिन बारिश हुई तो ये किराया होगा। अब ये किराया मैंने डिसाइड कर दिया ऑन द बेसिस ऑफ रेन, तो ये भी डिपेंडेंट है, ये भी कंटीजेंट है, लेकिन इसे हम वेरिएबल लीज पेमेंट का नाम नहीं देंगे, ये कंटीजेंट रेंट है। कंटीजेंट रेंट की अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या होगी ये लेटर स्टेज पे डिस्कस करूंगा। लेकिन अगर कोई लीज पेमेंट डिपेंडेंट है, वेरिएबल है इंडेक्स और रेट के अलावा किसी और चीज पे, तो इसे आप लीज पेमेंट का पार्ट नहीं बना रहे होंगे। तो लीज पेमेंट में हमने क्या लिखा है? सिर्फ वो लीज पेमेंट्स जो कि डिपेंडेंट है किसी इंडेक्स या रेट पे, यानी कि कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स पे या इन्फ्लेशन रेट पे। जो आपने स्टूडेंट वाली एग्जांपल दी उसमें आपने कहा कि अगर स्टूडेंट 1000 से ज्यादा होंगे तो फिर उस हिसाब से रेट, तो फिर उसमें लीज पे फिर हमारी पाइपलाइन होगी या? सर ये जो आपने एग्जांपल दी स्टूडेंट वाली, कि आपने कहा कि 5 लाख रुपए का किराया तो है ही है, 2 लाख रुपए का एडिशनल अमाउंट होगा अगर नंबर ऑफ स्टूडेंट 1000 से ज्यादा होंगे। तो इस एग्जाम्पल में हमारी लीज पेमेंट क्या है? सर इस एग्जाम्पल में ये जो 5 लाख रुपए का किराया है ना, ये आपकी लीज पेमेंट है, क्योंकि ये तो फिक्स पेमेंट्स है ना। 2 लाख रुपए का जो अमाउंट है, 2 लाख रुपए का जो अमाउंट है वो बेसिकली कंटिजेंट रेट को रिप्रेजेंट कर रहा है। ये लीज पेमेंट का पार्ट नहीं बनेगा। इसका क्या करेंगे वो किसी लेटर स्टेज पे आपके साथ IFRS 16 में ही डिस्कस करूंगा। आगे बढ़ते हैं। नंबर 3, कंटीजेंट पेमेंट जो है वो लीज पेमेंट का पार्ट नहीं बनती। इवन मैंने यहाँ एक डायग्राम बनाई हुई है इसके हवाले से, कि अगर आपके अरेंजमेंट में कोई वेरिएबल लीज पेमेंट है, तो आपने ये देखना है ये किस चीज पे वेरिएबल है, किस चीज पे डिपेंडेंट है। डज दे डिपेंड ऑन एनी इंडेक्स और रेट? इफ यस, इंक्लूड इन द लीज पेमेंट। इफ नो, डू नॉट इंक्लूड इन द लीज पेमेंट। वो पेमेंट जो कि वेरिएबल है लेकिन इंडेक्स या रेट पे डिपेंडेंट नहीं है, किसी और चीज पे डिपेंडेंट है, बारिश के ऊपर, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स के ऊपर, तो इस तरह की पेमेंट्स को हम लीज पेमेंट्स का पार्ट नहीं बनाएंगे। इसकी क्या ट्रीटमेंट होगी यहाँ लिखी हुई तो है, लेकिन अभी मैं अकाउंटिंग ट्रीटमेंट पे ज्यादा डिस्कशन नहीं कर। सर इसके बाद है हमारे पास तीसरा इंपॉर्टेंट एलिमेंट, दैट इज एक्सरसाइज प्राइस ऑफ अ परचेज ऑप्शन if the lessee is reasonably certain to exercise that option. Exercise price of a purchase option if the lessee is reasonably certain to exercise that option. अब देखें, आपको लीज अरेंजमेंट में ना दो तरह की चीजें देखने को मिलेगी। एक होगा बार्गेन परचेज ऑप्शन,
एक होगा बार्गेन परचेस एग्रीमेंट। सर बार्गेन परचेस ऑप्शन और बार्गेन परचेस एग्रीमेंट, इन दोनों में क्या फर्क है? लेकिन जब बार्गेन परचेस ऑप्शन होगा ना, तो लेसी के पास ऑप्शन टू बाय होगा। यानी लेसी चाहे तो लीज की मेच्योरिटी पे, लीज की टर्मिनेशन पे एक डिसाइडेड अमाउंट पे करके एसेट को खरीद ले। लेकिन लेसी की मर्जी है, वो चाहे तो खरीदे चाहे तो ना खरीदे। अच्छा, जब एक ट्रांजेक्शन में एक पार्टी की मर्जी होगी ना, फिर दूसरी पार्टी की मर्जी नहीं होगी। यानी फॉर एग्जाम्पल कि अगर मैं लेसी को ऑप्शन दे रहा हूं, तो लेसी दो ही काम कर सकता है। या तो वो इसे एक्सरसाइज करेगा, या उसे वो एक्सरसाइज नहीं करेगा। अगर लेसी इस ऑप्शन को एक्सरसाइज करता है, तो इसका मतलब है कि लेसोर इज बाउंड टू सेल। यानी कि हमने लेसी को ही ऑप्शन दिया है कि भाई तुम्हारी मर्जी है, तुम चाहो तो एसेट को खरीद सकते हो, तुम्हारी मर्जी है तुम एसेट को नहीं खरीदो। अगर लेसी कहता है कि भाई मुझे नहीं खरीदना, तो लेसोर उसको मजबूर नहीं कर सकता। और अगर लेसी कहता है कि मुझे खरीदना है एसेट, तो फिर लेसी बाउंड होगा कि वो एसेट सेल कर रहा होगा। अच्छा, कुछ सवालों में वर्डिंग्स में उसने इस्तेमाल कर दिया बार्गेन परचेस एग्रीमेंट। बार्गेन परचेस एग्रीमेंट का मतलब है कि लेसी और लेसोर, अब ये दोनों पार्टीज बाउंड हो गए टू बाय एंड सेल। यानी लेसी बाउंड है कि वो एसेट खरीदेगा ही खरीदेगा, लेसोर बाउंड है कि वो एसेट बेचेगा बेचेगा। यहां किसी एक पार्टी को भी ऑप्शन नहीं दिया गया है। तो आपने ध्यान रखना है कि बार्गेन परचेस ऑप्शन की बात हो रही है, बार्गेन परचेस एग्रीमेंट की बात हो रही है। अब लीज पेमेंट में क्या लिखा था? लीज पेमेंट में लिखा था कि एक्सरसाइज प्राइस ऑफ अ परचेज ऑप्शन, एक्सरसाइज प्राइस ऑफ अ परचेज ऑप्शन इफ द लेसी इज रीजनेबली सर्टेन टू एक्सरसाइज द ऑप्शन। यानी कि अगर आपकी लीज कॉन्ट्रैक्ट में कोई बार्गेन परचेज ऑप्शन है, और लेसी को लगता है, लेसी रीजनेबली सर्टेन है कि वो बार्गेन परचेज ऑप्शन को एक्सरसाइज करेगा, तो उस बार्गेन परचेज ऑप्शन की जो एक्सरसाइज प्राइस होगी, यानी कि जो प्राइस उसको पे करनी होगी, ये भी आपकी लीज पेमेंट का पार्ट बन जाएगी। अगर कोई बार्गेन परचेज ऑप्शन है और हमें लगता है कि हम एक्सरसाइज नहीं करेंगे, तो फिर ये लीज पेमेंट का पार्ट नहीं बनी। अगर बार्गेन परचेस एग्रीमेंट है, सुनिएगा गौर से, अगर बार्गेन परचेस एग्रीमेंट है, तो क्या एक्सरसाइज प्राइस लीज पेमेंट का पार्ट बनेगी या नहीं बनेगी? देखें, अगर बार्गेन परचेस ऑप्शन है, यानी लेसी की मर्जी है, लेसी को लगता है कि वो बार्गेन परचेस ऑप्शन एक्सरसाइज करेगा, तो लीज पेमेंट का पार्ट बनाएंगे। लेसी को लगता है कि वो बार्गेन परचेस ऑप्शन एक्सरसाइज नहीं करेगा, तो लीज पेमेंट का पार्ट नहीं बनाएंगे। अगर बार्गेन परचेस एग्रीमेंट है कि खरीदना ही खरीदना है, तो क्या बार्गेन परचेस एग्रीमेंट की पेमेंट लीज पेमेंट का पार्ट बननी चाहिए या नहीं? सर बननी चाहिए। क्यों? क्योंकि वो सारी पेमेंट जो अंडर द लीज कॉन्ट्रैक्ट लेसी लेसोर को पे करेगा, वो लीज पेमेंट थी ना। तो फिर वो हमारी इस डेफिनेशन में कहां कवर हुई? सर वो हमारी डेफिनेशन में फिक्स पेमेंट में ही कवर हो गई। हमने तो डिसाइड कर लिया था ना कि डे एंड पे एसेट इतने का बाय कर देंगे, इतने का सेल कर देंगे। वो एक तरीके से आपकी पेमेंट फिक्स पेमेंट ही बन गई है। क्या ये समझ आता है? इसके बाद आसान सी बात लिखी है, लीज टर्मिनेशन पेनल्टीज if lessee termination option was considered in setting the lease term. Lease termination penalties if lease termination option was considered in setting the lease term. देखिए फॉर एग्जाम्पल कि मैंने ये जगह किराए पे ली, 5 लाख रुपए का मंथली रेंट है, और मैंने मालिक मकान से कहा कि भाई 5 साल की मैं ये जगह किराए पे ले रहा हूँ, 5 लाख रुपए का मंथली रेंट है, डन। लेकिन मुझे पता नहीं है कि मेरा स्कूल चलेगा नहीं चलेगा। तो मालिक मकान ने कहा कि ठीक है, आपको अगर कभी भी 5 साल के अंदर अंदर टर्मिनेट करना पड़ जाए, तो आप मुझे 20 लाख रुपए की पेनल्टी दे दीजिएगा और यहां से निकल जाइए। अब मैंने स्कूल स्टार्ट किया, और जब मैंने स्टूडेंट्स का ऑनलाइन क्लासेस की तरफ रुझान देखा, तो मुझे लगा कि यार ये मैंने इतना बड़ा कैंपस ले तो लिया है, लेकिन ये मैं 3 साल से ज्यादा नहीं चला सकूं।
तो अब जब मैं अपनी लीज पेमेंट्स कंसिडर करूंगा तो मैं सिर्फ 3 साल के रेंटल्स लूंगा, और 3 साल के रेंटल्स लेने के बाद अगर मैं ये जगह खाली करूंगा तो मुझे 20 लाख की पेनल्टी भी देनी पड़ेगी, तो वो जो पेनल्टी का अमाउंट भी मुझे देना पड़ेगा, ये भी मेरी लीज पेमेंट्स का पार्ट बन जाएगा। यानी वो सारी पेमेंट जो अंडर द लीज कॉन्ट्रैक्ट लेसी ने लेसोर को पे करनी है, चाहे वो रेंटल्स हो, चाहे वो रेजिडेंट वैल्यू हो, चाहे वो डाउन पेमेंट हो, चाहे वो फिक्स रेंटल्स हो, चाहे वो वेरिएबल रेंटल हो, किसी रेट डिपेंडेंट हो, चाहे वो बार्गेन परचेस एग्रीमेंट की एक्सरसाइज प्राइस हो, चाहे वो बार्गेन परचेस ऑप्शन की एक्सरसाइज प्राइस हो, अगर सर्टेन है कि वो एक्सरसाइज होगा, चाहे बाहर निकलने के लिए कोई पेनल्टीज हो, वो सारी पेनल्टीज, वो सारी अमाउंट जो अंडर द लीज कॉन्ट्रैक्ट लेसी लेसर को पे करेगा, उसे हम सिंपली लीज पेमेंट का नाम दे रहे हैं। जी सर, डैमेजेस भी सी के अंदर आता है। किस तरह के डैमेजेस? सर किसी स्टूडेंट ने बड़ा अच्छा सवाल पूछा है कि अगर आपने ये जगह किराए पे ली, या आपने कोई प्लांट एंड मशीनरी किराए पे ली, और उसमें यह है कि अगर आपने एसिड को खराब कर दिया, तोड़ दिया, तो आपको कुछ पैसे देने पड़ सकते हैं, तो क्या ये डैमेजेस की पेमेंट लीज पेमेंट होगी? क्या ये डैमेजेस की पेमेंट लीज पेमेंट होगी? सर ये डैमेजेस की पेमेंट एक तरह से कंटिजेंट पेमेंट है ना, यानी ऐसे डैमेज होगा तो पैसे देने, नहीं होगा तो नहीं होने। और कंटीजेंट पेमेंट्स या कंटीजेंट रेंट को तो मैंने वैसे ही लीज पेमेंट का पार्ट नहीं बनाया था। सर लास्ट चीज है, सर वैसे तो उस हिसाब से देखा जाए तो टर्मिनेशन पेनल्टीज भी कंटीजेंट हो गई। देखिए कंटीजेंट पेमेंट्स, सॉरी टर्मिनेशन पेनल्टीज कंटीजेंट नहीं है। क्यों? क्योंकि बारिश होती है या नहीं होती और उसके अगेंस्ट पैसे देना पड़ जाते हैं, ये आपके कंट्रोल में नहीं है। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने आते हैं और नहीं आते और उसके अगेंस्ट आपको पैसे देने पड़ जाते हैं, ये आपके कंट्रोल में नहीं है। एसिड डैमेज होता है या नहीं होता, ये भी आपके कंट्रोल में नहीं है। सर एसिड तो हम ही डैमेज करेंगे। सर हम डैमेज अगर इंटेंशनली कर रहे होते हैं तो फिर हमारे कंट्रोल में होता है ना। डैमेज तो ही ऐसी चीज हो कि इंटेंशनली नहीं होगा। तो ये वो इवेंट्स थे जो कि मेरे कंट्रोल में नहीं थे। लेकिन अगर एक लीज को अर्ली टर्मिनेट करना है तो ये मेरे डिसाइडेड डिसीजन होगा, तो इस वजह से ये कंटीजेंट पेमेंट्स कंसिडर नहीं की जाएगी। अगर एग्रीमेंट में लिखा हुआ हो क्या? सर अगर एग्रीमेंट में लिखा हुआ है कि एसिड डैमेज होगा तो पेमेंट करनी पड़ेगी, क्या ये लीज पेमेंट होगी या नहीं? ये लीज पेमेंट नहीं होगी। क्यों? क्योंकि भले एग्रीमेंट में लिखा है, लेकिन डैमेज करना या डैमेज करने से बचाना ये मेरे कंट्रोल में नहीं है ना। सर वैसे तो आपके साइंस में, मेरे ख्याल में आपके कॉमन सेंस में यार होगा यार मेरी मर्जी तो कि मैं डैमेज करूं या ना करूं। सर ऐसा नहीं होता। डैमेज एक अनफोर्सीन, एक अनअवॉइडेबल इवेंट होता है जिसमें कैसे डैमेज हो जाए। तो हमारे पास पहले तो मेजर मेजर 3-4 बातें आ गई। कॉमन सेंस टर्म में, जनरल टर्म में कहूँ तो डाउन पेमेंट कह सकते हैं, रेंटल कह सकते हैं, रेजर्व वैल्यू कह सकते हैं। टेक्निकल टर्म्स में कहूँ तो फिक्स पेमेंट्स कह सकते हैं, वेरिएबल पेमेंट डिपेंडेंट ऑन इंडेक्स और रेट कह सकते हैं, बार्गेन परचेज प्राइस कह सकते हैं अगर एक बार्गेन परचेज ऑप्शन रखा गया है, या कोई टर्मिनेशन पेनल्टीज वगैरह हो सकती है। इसके अलावा कुछ एडिशनल चीजें भी हैं। आगे कहता है लीज पेमेंट ऑल्सो इंक्लूड फॉर लेसी फॉर लेसॉर। यानी कि पहले बुलेट में जो बात लिखी है वो लेसी के लिए, दूसरे बुलेट में जो बात लिखी है वो लेसॉर के लिए। लीज पेमेंट विल ऑल्सो इंक्लूड फॉर लेसी amount expected to be payable by the lessee under the residual value guarantee. Amount expected to be payable by the lessee under the residual value guarantee. Any residual value guarantee provided to the lessor by the lessee, a party related to the lessee, or a third party unrelated to the lessor that is financially capable of discharging the obligation under the guarantee. अब इन दो पॉइंट्स में ना बेसिकली गारंटीड रेजिडुअल वैल्यू के हवाले से कोई बात कर रहा है, या फिर ये गारंटीड रेजिडुअल वैल्यू क्या होता है, इसको हम समझते हैं। देखिए प्रैक्टिकली पता है क्या होता है, जब एक बंदा कोई एसेट, कोई प्लांट एंड मशीनरी, कोई मोटर व्हीकल किसी को लीज पे दे रहा होता है ना, एक सर्टेन टाइम पीरियड के लिए, तो ओनर को, मालिक मकान को तो मालूम है कि यार इस बंदे को एसेट दे रहा हूँ इस्तेमाल करने के लिए, और इस बंदे को पता है कि ये एसेट उसका तो है नहीं, तो ये इस एसेट को ठीक ठाक पूरी तरह से इस्तेमाल करेगा।
हम अपनी गाड़ी जिस तरह से चलाते हैं और हम रेंट कार वाले की गाड़ी किस तरह से चलाते हैं, दोनों में फर्क है। हम अपनी बाइक किस तरह से चलाते हैं और हम अपने दोस्त से बाइक अगर लेते हैं वो किस तरह से चलाते हैं, दोनों में भी एक फर्क होता है। क्योंकि हमारी एक साइकी है कि अपनी चीज होती है तो हम ख्याल रखते हैं, अपनी चीज नहीं होती तो उसका भी ख्याल रखता है अलग तरह से। तो प्रैक्टिकली होता है क्या है कि जब कोई प्लांट एंड मशीनरी, कोई मोटर व्हीकल वगैरह लीज पे दी जा रही होती है, किस्तों पे दी जा रही होती है, तो एट द एंड ऑफ द लीज टर्म लेसी से कुछ ना कुछ अमाउंट गारंटी करवाया जा रहा होता है। फॉर एग्जाम्पल मैं आपसे कहता हूं कि भाई आज की तारीख में, एक एग्जांपल दे रहा हूँ कि आज की तारीख में लेट से कि एक्वा गाड़ी जो है वो, मुझे मालूम नहीं है, मैं सिर्फ एग्जांपल दे रहा हूँ, 50 लाख रुपए की नहीं। अब मैं आपको 50 लाख रुपए की एक्वा 3 साल के लिए लीज पे दे रहा हूँ। अब मुझे ये फिक्र है कि यार 3 साल के बाद अब उसकी ये हालत करके ना लाओ कि वो 5 लाख रुपए की ना बचे। तो मैं आपसे पहले ही एग्री कर लूंगा कि भाई देख लो, आज की तारीख में अगर एक 3 साल पुरानी एक्वा हो ना तो उसकी वैल्यू ये होती है। तो 3 साल के बाद अगर आपने गाड़ी की इतनी बजाई, इतने पैसे से भी कम पैसे आए, तो फिर आप मुझे गारंटी करो कि आप मुझे इतने पैसे दो। समझ रहे मैं कहना क्या चाह रहा हूँ? फॉर एग्जाम्पल कि भाई आज की तारीख में ब्रांड न्यू एक्वा है 50 लाख रुपए की, और 3 साल पुरानी एक्वा है 30 लाख रुपए की। तो मैं आपसे क्या कहूंगा कि भाई आज मैं आपको 3 साल के लिए लीज पे दे रहा हूँ, लेकिन अगर 3 साल के बाद आपने इसकी इतनी हालत खराब कर दी कि मुझे 30 लाख रुपए भी नहीं मिले, तो फिर आप मुझे गारंटी करो कि आप मुझे पेमेंट कर रहे होगे। इस तरह की अमाउंट्स को हम कहते हैं गारंटीड रेजरेबल। लेकिन अगर आपके लीज कॉन्ट्रैक्ट में कोई गारंटीड रेजिडुअल वैल्यू है, तो आंख बंद करके हम हर तरह की गारंटीड अमाउंट को लीज पेमेंट का पार्ट नहीं बनाएंगे। यहाँ पे कुछ टेक्निकल टर्म्स लिखी हैं। अब देखो क्या लिखा हुआ है। फॉर लेसी, अमाउंट एक्सपेक्टेड टू बी पेबल बाय द लेसी अंडर द रेजिडुअल वैल्यू गारंटी। अगर लेसी ने कोई अमाउंट गारंटी किया है तो वो लीज पेमेंट का पार्ट उस वक्त बनेगा जब इस बात के चांसेस हो कि लेसी को वो अमाउंट पे भी करना पड़ सकता है। अगर लेसी ने कोई अमाउंट गारंटी किया है तो वो लीज पेमेंट का पार्ट उस वक्त बनेगा जब इस बात के चांसेस हो कि लेसी को वो अमाउंट पे भी करना पड़ सकता है। अब देखिए ये प्रैक्टिकली किस तरह से होगा। पहले तो हमने बार्गेन परचेज ऑप्शन समझा, बार्गेन परचेज एग्रीमेंट समझा। सर बार्गेन परचेज एग्रीमेंट क्या है? कि दोनों बाउंड है एसेट को बाय सेल करने के लिए। बार्गेन परचेज ऑप्शन में दोनों बाउंड नहीं है। लेसी के पास ऑप्शन है कि वो चाहे तो खरीदे चाहे तो ना खरीदे। अगर लेसी अपना ऑप्शन एक्सरसाइज करता है तो लेसोर बाउंड होगा सेल करने के लिए, और अगर लेसी अपना ऑप्शन एक्सरसाइज नहीं करता तो फिर लेसोर कुछ नहीं कर सकता। गारंटीड रेजिडुअल वैल्यू को अगर आप समझे ना, तो गारंटीड रेजिडुअल वैल्यू इज बेसिकली एन ऑप्शन फॉर लेसोर आइदर टू एक्सरसाइज दैट गारंटी और नॉट। यानी मैंने आपको कोई एसेट किराए पे दिया और आपसे गारंटी ले ली कि भाई इस अरसे के बाद इस एसेट की इतनी वैल्यू होनी चाहिए। अब मेरे पास ऑप्शन है कि मैं आपसे वो गारंटी एक्सरसाइज करवाऊं या ना करवाऊं अगर एसेट की एक्चुअल वैल्यू गारंटीड अमाउंट से कम है। समझ रहे मैं क्या कह रहा हूं? फॉर एग्जाम्पल कि आपने एसेट की हालत खराब कर दी और जो अमाउंट आपने गारंटी किया था उससे वैल्यू कम हो गई। आपने गारंटी किया था 30 लाख रुपए, टर्मिनेशन के वक्त जब हमने एसेट की वैल्यूएशन करवाई तो 22 लाख रुपए आ रहा है। यानी आपने एसेट को खराब कर दिया। अब मेरा ऑप्शन है ना कि मैं चाहूं तो अपने एसेट 22 लाख का ही घर लेके चला जाऊं, या मैं आपसे कहूं कि 30 लाख रुपए का तुमने वादा किया था, लाओ मुझे 30 लाख रुपए दो। तो गारंटीड रेजिडुअल वैल्यू इज बेसिकली एन ऑप्शन फॉर लेसोर। और अगर इस केस में लेसोर अपना ये ऑप्शन एक्सरसाइज करता है तो फिर लेसी इज बाउंड टू पे। लेसी बाउंड होगा कि उसको पे करना पड़ेगा। लेसी बाउंड होगा कि उसको पे करना पड़ेगा। अब हमने क्या पढ़ा यहाँ पे? पहले हम लेसी के पर्सपेक्टिव से देख रहे हैं। लेसी के पर्सपेक्टिव से गारंटीड रेजिडुअल वैल्यू का वो अमाउंट आएगा जो कि लेसी को पे करना पड़ सकता है। मुझे एक बात बताएं, हम कुछ एग्जांपल्स लेते हैं। फॉर एग्जांपल कि दो पार्टीज हैं,
लेसोर और लेसी, इन दोनों पार्टीज के दरमियान एक लीज अरेंजमेंट हुआ और लीज की मिच्योरिटी पे, यानी कि जब ये लीज एंड होगा, तो लेसी ने गारंटी किया था कि मैं 2 लाख रुपए तक की गारंटी देता हूं। मैं गारंटी देता हूं कि एसेट 2 लाख रुपए तक का होगा। अगर 2 लाख से ज्यादा हो, 2 लाख हो, तो आप अपने एसेट ले जा सकते हो। अगर 2 लाख से कम है तो फिर आप मुझसे वो पैसा रिकवर कर सकते हो। अब अगर लेट से के लेसी ने गारंटी किया था 2 लाख रुपए, लेकिन एक्सपेक्टेशन कुछ और कहती है। एक्सपेक्टेशन ये कहती है कि एसेट की रेजिडल वैल्यू 5 लाख रुपए होगी। एक्सपेक्टेशन ये कहती है कि एसेट की रेजिडल वैल्यू 2 लाख रुपए होगी। और एक्सपेक्टेशन ये कहती है कि एसेट की रेजिडल वैल्यू 1,20,000 रुपये होगी। आप समझे कि आप लेसोर है, मैं लेसी हूं। मैंने आप लोगों को 2 लाख रुपए का वादा किया कि भाई अगर 2 लाख से कम हुआ एसेट तो मैं आपको पैसे दूंगा, अदरवाइज आपकी मर्जी है, आप अपना एसेट ले जा सकते। अगर आपको ये लगता है कि एसेट 5 लाख रुपए का होगा इन दी एंड, तो क्या आप गारंटी एक्सरसाइज करवाओगे? क्या आप ये मुझसे कहोगे कि भाई लाए मुझे 2 लाख रुपए दे और ये एसेट खुद ही रखे? अगर आप लोगों को ये लगता है कि ये एसेट 5 लाख का होगा इन दी एंड और मैंने 2 लाख की गारंटी दी है, इस सिनेरियो में देखिए आगे जाके क्या होगा वो तो आगे ही पता चलेगा। लेकिन डे वन पे मैं आपसे पूछूं तो आप लोगों को क्या लगता है, गारंटी एक्सरसाइज करवानी चाहिए नहीं करवानी चाहिए? सर नहीं करवानी चाहिए। तो इस केस में लेसी के पर्सपेक्टिव से जब लीज पेमेंट कैलकुलेट करेंगे तो कोई अमाउंट भी रेजिडेंट वैल्यू के अगेंस्ट लीज पेमेंट का पार्ट नहीं। लेकिन अगर मैं आपसे कहूं कि मैंने 2 लाख रुपए की गारंटी दे दी और आपको लगता है कि यार ये बंदे ने गारंटी दे दी है, एसेट तो 1,20 का होगा, क्या अब आप इस गारंटी को एक्सरसाइज करवाएंगे? यस सर। तो मुझे कितना अमाउंट पे करना पड़ेगा, मुझे कितना अमाउंट ओवर एंड अबव एक तरीके से पे करना पड़ेगा? सर आपको 2 लाख रुपए का अमाउंट, या अगर मैं डिफरेंशियल कहूं तो 80,000 रुपए का अमाउंट पे करना पड़ेगा ये लेसी के लिए, लीज पेमेंट का पार्ट कंसिडर किया। यानी अगर बताने का मकसद ये कि अगर लेसी ने कोई अमाउंट गारंटी भी किया है ना, वो लीज पेमेंट का पार्ट उस वक्त बनेगा जब एक्सपेक्टेड है कि ये पे करना पड़ेगा। अगर एक्सपेक्टेड नहीं है तो फिर आप इसे लीज पेमेंट का पार्ट नहीं बनाओ। और सेकंड केस में भी अगर मैं आपसे कहता हूं कि भाई 2 लाख रुपए ही एक्सपेक्टेड है और 2 लाख ही मैंने गारंटी भी किया हुआ है, तो फिर कोई अमाउंट आपकी लीज पेमेंट का पार्ट नहीं बनना चाहिए। क्या ये समझ आता है? सर यहाँ पे लेसोर के पर्सपेक्टिव से भी एक बात लिखी है, लेकिन मैं अभी फिलहाल वो रीड नहीं कर रहा। पहले मैं चाहता हूँ कि इसको हम अच्छे से समझें। मेरे पास कुछ इलस्ट्रेशन है जिसमें ये वाली बात आपको अच्छे से समझ आएगी। इलस्ट्रेशन नंबर 5। Adi Limited acquired a machine on lease from Kashif Limited on the following terms. Adi Limited acquired a machine on lease from Kashif Limited on following terms.